Hello students. Start and discuss about life processes. How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन जिंदा है कौन नहीं है। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस मतलब जो हमारी बॉडी में प्रोसेस हो रहे हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज एन एनसीईआरटी टेक्स्ट, सो लुक एट इट। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज जिंदा है या नहीं है? If we see a dog running or a cow chewing cud or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि कोई कुत्ता दौड़ रहा है, गाय घास खा रही है, मैन चल रहा है रोड पे, वी नो दीज, मतलब हमें पता चल रहा है कि ये लिविंग बींग है। अब अगर वो सोए हुए हैं तो कैसे पता चलेगा? वी विल स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, बट हाउ डू वी नो दैट? तो हमें ये तो पता है कि हम सोचेंगे कि वो जिंदा है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? तो हम उन्हें क्या करते हैं, ब्रीथ करते हुए देखते हैं। ब्रीथ मीन्स सांस लेते हुए देखते हैं। तो वैसे ही प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में क्या होता है, क्योंकि प्लांट्स चलते नहीं हैं, वी सी दैम ग्रीन, तो कुछ कहेंगे कि प्लांट्स ग्रीन होते हैं इसलिए हमें लगता है कि वो लाइव है। बट वट अबाउट प्लांट दैट हैव लीव ऑफ कलर अदर देन ग्रीन? बट कुछ ऐसे हैं जिनका कलर नहीं होता, मतलब ग्रीन से अलग होते हैं, येलोइश होते हैं, तो क्या वो अलाइव हैं या नहीं? तो हम कह सकते हैं कि उनमें हमें कुछ मूवमेंट दिखाई देते हैं, चाहे वो ग्रोथ रिलेटेड हो या कुछ और चीजें हों, जिससे कि हमें पता चले कि वो अलाइव हैं। बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव एंड सम एनिमल कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दिखता नहीं है कि प्लांट जो है ग्रो कर रहा है, लेकिन और एनिमल्स में भी पता नहीं चलता है कि वो सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो फिर कैसे पता चलेगा? सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट एनफ। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई विजिबल मूवमेंट, मतलब कोई दिखने वाला मूवमेंट हो रहा है, तभी हम कहेंगे कि वो अलाइव है, अदरवाइज नहीं है। मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेक आई। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, अगर हम देखें तो मूवमेंट जो होते हैं, जो बहुत छोटी उसमें होते हैं, छोटे स्पीड में होते हैं, बहुत धीरे धीरे होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर मूवमेंट हो रहा है तो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखेगा। इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? तो क्या ये जो हमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट, जो मॉलिक्यूल जो इधर उधर मूवमेंट करते हैं, वो जरूरी है? इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस। तो अगर हम किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछे तो वो कहेगा हाँ। In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell. तो जब तक वायरसेस भी कुछ ऐसे हैं जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं दिखाते, तब तक जब तक वो किसी सेल को जो है इन्फेक्ट ना कर दें। एंड दैट इज पार्टली व्हाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली और अलाइव और नॉट। और इसी की वजह से एक कंट्रोवर्सी है कि वो अलाइव भी हैं या नहीं। Why are molecular movement needed for life? We have seen in earlier class that living organisms as are well organized structure. They can have tissue have cell have smaller component in them. अब मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों चाहिए लाइफ के लिए? हमने पहली क्लासेस में पढ़ा है, किसी भी सेल का एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, उसमें टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज के अंदर सेल होते हैं, और सेल के अंदर ये सारे कंपोनेंट होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह वगैरह। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, दिस ऑर्गेनाइज ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। अब क्या होता है कि कभी कभी जो हम बॉडी के अंदर के जो सेल्स होते हैं ये टूटते रहते हैं, तो इन्हें, तो अगर वो टूटते रहेंगे तो जो ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा देर तक अलाइव नहीं रहेगा। तो जितने भी लिविंग क्रिएचर है उन्हें रिपेयर होना पड़ता है और अपना स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि जो सारा स्ट्रक्चर है वो किसका बना हुआ है? मॉलिक्यूल्स का। तो जो मॉलिक्यूल है वो इधर उधर होते रहते हैं। अब जो मेंटेनेंस प्रोसेस है वो कैसे होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस क्या है? The maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular, even when we are just sitting in the classroom or anywhere. तो मीन्स कि लाइफ प्रोसेस क्या है कि जो मेंटेनेंस होता है हमारी बॉडी में या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जब तक वो कोई पर्टिकुलर चीज ना कर रहे हो, चाहे हम बैठे हुए हैं, क्लास में बैठे हुए हैं या हम सोए हुए हैं, तो ये मेंटेनेंस प्रोसेस जो है वो होते रहती है। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। तो जो प्रोसेसेस है जो एक साथ होती है, जो पूरे मेंटेनेंस जॉब को एक साथ करती है, उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। अब अगर ये मेंटेनेंस प्रोसेस हमें चाहिए या ये डैमेज को प्रिवेंट करना है, रोकना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कहाँ से आएगी? तो हम जो एनर्जी है उसको भी हम कहाँ से लेते हैं? हमारी बॉडी के बाहर से, जो कि हम खाना खाते हैं, खाना खाएंगे तभी एनर्जी आती है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनली रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड।
अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी को ग्रो होना है तो रॉ मटेरियल भी चाहिए होते हैं। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ या खाना जिसे हम कह सकते हैं। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, ज्यादातर जो लाइफ है अर्थ पे वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड है। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्स आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड, तो बहुत सारे जो खाना है वो किस पे बेस है, कार्बन बेस है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। तो अब जो हर एक ऑर्गेनिज्म है उसका अलग कार्बन सोर्स है, ठीक है, मतलब हर कोई एक जैसा बना हुआ नहीं है। तो सबका जो न्यूट्रिशनल प्रोसेस है, जो न्यूट्रिशन जो लेने का तरीका है या जो वो न्यूट्रिशन लेते हैं वो अलग अलग है। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो जो हम एनर्जी बाहर से ले रहे हैं उस वो भी सब अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि किसी एक का ही उस पर कंट्रोल नहीं है। These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movement needed for maintaining living structure as well as to the kind of molecule the body needs to grow। अब हम बोल रहे हैं कि जो आउटसाइड है एनर्जी का वो भी अलग अलग है, ठीक है, जहां से हमें एनर्जी मिल रही है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो भी बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि वो किसी एक इंसान के कंट्रोल में नहीं है। तो अब होना क्या है कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी हम जो ले रहे हैं वो एक तरीके से ब्रोकन टूटेगी और हमारी बॉडी में इस तरह से बिल्टअप होगी कि हम एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिल सके, जिसकी वजह से हम अलग अलग मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है कर मतलब जो हमारी बॉडी है वो कर सके, जिससे कि हमारा जो लिविंग स्ट्रक्चर है वो जिंदा रहे और जो जो चीजें हमें ग्रो होने के लिए चाहिए। तो एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होती है वो बॉडी में होती है और वो नेसेसरी भी है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दो रिएक्शन ऐसी हैं जिसकी वजह से जो केमिकल मीन्स है हमारी बॉडी में वो मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन करता है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। तो इसके लिए काफी सारे ऑर्गेनिज्म जो है बाहर के ऑक्सीजन को यूज करते हैं, ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं। द प्रोसेस of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food source for cellular need is what we call respiration। तो जो प्रोसेस है हम जिसमें ऑक्सीजन जो है बाहर से लेते हैं और उसको फूड सोर्स सेल के फूड सोर्स के लिए यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म no specific organ for taking in food, exchange of gases or removal of wastes may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment। अगर हम इसमें एग्जांपल लें किसका, अमीबा का, ठीक है, तो आपने देखा होगा उसका कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई उसमें अलग अलग ऑर्गन्स नहीं है कि जिससे रेस्पायरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है या वो खाना खा रहा है, ठीक है, तो वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका बॉडी साइज बड़ा है, ठीक है, या बॉडी डिजाइन जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसा होता है, ये मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में है। ऑल द सेल मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट, दिस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल। अगर हम सिंगल सेल की बात करें तो क्या होगा कि सिंगल सेल में जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है तो डायरेक्ट उसमें प्रोसेस हो जाएगा, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस सब हो रहा है, डिफ्यूजन के जरिए ही हो रहा है। डिफ्यूजन क्या था, डिफ्यूजन है कि लोअर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई चीज जा रही है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ये ज्यादातर गैसेस में होता है, ठीक है, जैसे अगरबत्ती हमने किनारे पे जलाई है तो पूरी क्लास में या पूरे रूम में अगर उसकी गंध फैल जा रही है तो वही क्या है, डिफ्यूजन है कि किसी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है गैसेस जा रही हैं, ठीक है। आज इतना ही पढ़ेंगे और बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।